दोस्तों 22 अप्रैल के दिन वक्त था दोपहर के करीब 2 बजे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरंग घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, देश भर से टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में बैठे हुए थे। आसपास ही 4-5 छोटी छोटी दुकानें भी थी। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर जंगल की तरफ से कुछ लोग आए। उनमें से एक ने एक टूरिस्ट से उसका नाम पूछा। नाम पूछने पर टूरिस्ट ने उसे अपना नाम बताया। तभी उनमें से एक ने टूरिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मुस्लिम नहीं है। इसके बाद उनमें से एक ने अपनी राइफल निकाली और उसे सिर में गोली मार दी। इसके बाद करीब 10 मिनट तक वहां पर गोलीबारी चलती रही। टूरिस्ट और दुकानदारों को ये समझ में आ गया था कि ये एक टेरर अटैक है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई थी, लेकिन रात के 11 बजते बजते मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई थी। पहलगाम में हुआ ये टेरर अटैक पिछले 6 सालों में कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले आपको याद हुआ जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस पहलगाम टेरर अटैक की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसका सुप्रीम लीडर शेख सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर रहा है। घटनास्थल पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि आतंकियों ने दुकानों से कुछ दूर झाड़ियों से फायरिंग की। गोलियां लगने से 4-5 टूरिस्ट वही मारे गए। इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इस हमले में मरने वालों में विदेशी नागरिक और लोकल कश्मीरी भी है। विदेशी नागरिक नेपाल और सऊदी अरब के हैं। गुजरात से आए टूरिस्ट ग्रुप में शामिल एक शख्स ने बताया कि वो करीब 20 लोग थे। उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी। गाड़ियों के बीच से फायरिंग हो रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग राइफल से गोलियां चला रहे हैं। इसके बाद बचने के लिए वो वहां पर छिप गया। इसके साथ आए कई लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। एक महिला टूरिस्ट बताती है कि वो रात में यहाँ आए थे। जिस जगह फायरिंग हुई वहाँ एक बड़ा बैलून भी है। उन्होंने अचानक एक तेज आवाज सुनी। शुरुआत में लगा कि शायद बैलून फट गया होगा। तभी कुछ लोग भागते और चिल्लाते हुए उनकी तरफ आए। इसके बाद वो महिला और उनके साथ मौजूद लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागे। बाद में उन्हें पता चला कि आतंकियों ने कई टूरिस्ट को मार दिया है। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में होने वाले छोटे बड़े हमलों की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF और कश्मीर टाइगर्स KT ने ली है। बीते 20 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 3 आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन चर्चा में रहे। लेकिन 2019 के बाद से इन आतंकी संगठनों ने प्रॉक्सी नाम रखने शुरू कर दिए। TRF ने ये तस्वीर जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें वो लिखते हैं कि 85,000 से ज्यादा नॉन कश्मीरी लोगों को यहाँ के डोमिसाइल्स दे दिए गए हैं, जिसमें इंडियन ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये जो नॉन कश्मीरीज है ये यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और डोमिसाइल हासिल करते हैं। TRF आगे लिखता है कि जो नॉन कश्मीरीज यहाँ पर इलीगली सेटल हो रहे हैं उनके खिलाफ वायलेंस यानी हिंसक लड़ाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी इन हमलों की 3 वजह बताते हैं। पहला ये कि अपने संगठन का नया नाम रखना। इन नए नामों के जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद की नई लहर आई है। सेक्युलर दिखने वाले नाम रखे गए ताकि ये धर्म के आधार पर आए युवाओं के संगठन न लगे। पहले इन संगठनों के क्या नाम होते थे, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनमें उनकी मजहबी पहचान दिखती है। लेकिन अब जो नाम रखे जा रहे हैं जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीरी टाइगर्स, तो इनसे ऐसा लगता है कि ये लोकल युवाओं का मिलिटेंट ग्रुप है। ऐसे नामों से लोकल कनेक्ट दिखेगा और लगेगा कि ये लोकल युवाओं को बनाया हुआ एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP रहे SP वैद कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया के सामने ये दिखाना चाहती है कि कश्मीर के लोकल लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये हमला पूरी तरह प्लानिंग करके और पाकिस्तान के इशारों पर किया गया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब हालात सामान्य हुए हैं। उसमें खलल डालने के लिए ये हमला किया गया है। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा है और ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। आजकल कश्मीर में 90% आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं। पहले लोकल मिलिटेंट होते थे, लेकिन वो टूरिस्ट पर हमला नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इससे लोकल लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। पाकिस्तान आतंकियों और पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों से कोई भी हमदर्दी नहीं है। अप्रैल 2020 में कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में घुसपैठ के बाद TRF का नाम पहली बार सामने आया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। 30 अक्टूबर 2020 को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में BJP के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 26 नवंबर 2020 को श्रीनगर के लवापुरा इलाके के पास श्रीनगर बारामूला हाईवे पर 2 सैनिकों के हथियार छीने, उन्हें गोली मारी और मर्डर का वीडियो बनाकर पोस्ट किया। 26 फरवरी 2023 को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारी गई। 20 अक्टूबर 2024 को गांदरबल के गगनगिरी इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूर मारे गए। इसके बाद कश्मीर टाइगर्स भी जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप है। कश्मीर टाइगर्स ने ही 8 जुलाई 2024 में कठुआ में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। कठुआ के पास बिलावर के माशेड़ी गांव में आतंकियों ने आर्मी के ट्रक पर हमला कर दिया था।
इस हमले में 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्टो, या फिर रजनी बाला जो एक स्कूल टीचर थी, या फिर विजय कुमार जो कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। यानी आतंकियों का सीधा एक मैसेज है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप उनके निशाने पर हैं। ये लोग कश्मीर और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को भी यहाँ नहीं रहने देते जो यहाँ के मूल निवासी है। एक वक्त था जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी। पाकिस्तान के पैसों पर अलगाववाद फैलाने वाले हुर्रियत के नेता आए दिन बंद बुलाते थे। तब कुछ लोगों का ये कहना था कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, टूरिस्ट यहाँ आते नहीं है, इसलिए यहाँ का जो यूथ है वो नाराज है। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाए, कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे। 2024 में ही 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। G20 जैसे इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। फॉर्मूला 4 रेसिंग श्रीनगर में कंडक्ट की जा रही है। चिनाब नदी पर भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना दिया है। आए दिन कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो भी अब बंद हो गई है। बच्चे अब लगातार स्कूल जा पा रहे हैं। बावजूद इन सब चीजों के अगर कश्मीर में इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो ये मानना होगा कि कश्मीर में आतंकवाद का रोजगार से लेना देना न तो तब था और न ही आज है। इस आतंकवाद की जड़ पहले भी इस्लामिक जिहाद में छिपी हुई थी और आज भी वहीं छिपी हुई है। इसे किसी और नजर से देखना या इसके लिए कोई और वजह ढूंढना या इसका कोई और कारण बताना खुद को बेवकूफ बनाने जैसा है। क्योंकि इस हमले में जब सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछे, उनके पहचान पत्र चेक किए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और उनकी मजहबी पहचान देखी गई, और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आतंकवादी थे वो किस धर्म के थे, और जिन लोगों को वो मार रहे हैं उन्हें भी उनका धर्म देखकर मारा गया। इसलिए जो ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आतंकवाद का मजहब भी होता है और उसकी एक आइडियोलॉजी भी होती है, और इसी आइडियोलॉजी के चलते 26/11 भी हुआ, अक्षरधाम हमला भी हुआ, पार्लियामेंट अटैक भी हुआ, उरी में हमला भी हुआ, पुलवामा भी हुआ और अब पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी के सामने मारा। इन दोनों की भी हाल ही में शादी हुई थी और ये लोग घूमने के लिए पहलगाम आए हुए थे। इस हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नथानियल, जयपुर के नीरज, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया, बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन, गुजरात के शैलेश भाई, यतीश भाई और उनके बेटे स्मिथ समेत 27 लोगों की मौत की खबर है। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो इस हमले में मारे गए, बताया जा रहा है कि वो 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। इसी साल 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद वो पहलगाम घूमने के लिए आए हुए थे। 3 मई को उन्हें कोची वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन 22 अप्रैल को इस दुखद हमले में वो मारे गए। इसके बाद आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी ऐशानिया के सामने गोली मार दी। इसके बाद ऐशानिया उनसे रोते हुए कहती है कि वो उसे भी गोली मार दे, लेकिन इसके जवाब में आतंकवादी कहते हैं कि वे इसे गोली नहीं मारेंगे, आप जाकर सरकार को बता दो। इससे पता चलता है कि आतंकवादी यहाँ पर सीधे सीधे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। गुजरात के भी 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें सूरत के शैलेश भाई, भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मिथ की भी मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन यहाँ पर यह जानना होगा कि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को ही ये हमला क्यों किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए थे, उसी दिन आतंकवादियों ने पहलगाम में ये अटैक कर दिया। 25 साल पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा ही हमला हुआ था। 20 मार्च 2000 को जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए हुए थे, तो अनंतनाग जिले के छत्तीस सिंहपुरा गांव में हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार हुआ था कि आतंकवादियों ने सिखों को निशाना बनाया था। और अब जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए थे, तो उनकी यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन भारत आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने यहाँ पर डेरा डाल लिया था। इंटेलिजेंस भी एक्टिव थी। इसके बावजूद आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला करके ये चेतावनी दी है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब के जेदा पहुंचे थे। पीएम मोदी का 2 दिनों का ये टूर पहले से ही प्लान था। दोनों देशों के नेताओं के बीच खेल, मनोरंजन, योग और मीडिया को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। साथ ही दोनों देश इकोनॉमिक कॉरिडोर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा कर सकते थे। ऐसे में सऊदी अरब के पारंपरिक दोस्त और राजनीतिक साझेदार पाकिस्तान को पीएम मोदी का यह दौरा कहीं ना कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक सनोबर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा कहते हैं कि पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह की चुनौती है। सऊदी अरब पाकिस्तानी बिहारियों के लिए एक नया नियम ला रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है
कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और प्री प्लान तरीके से किया गया है। भारत के पीएम मोदी मिडल ईस्ट गए हुए थे। ऐसे में ये वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए की गई है। भारत ने चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। 25 जनवरी को कटना श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हो चुका है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले थे। इसके साथ ही कटरा पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनको इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट से देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर से कनेक्टिविटी होने से पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अब इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस कासो यानी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। अब फिर से कश्मीर के पूरे इलाकों में सुरक्षा बलों की सख्ती शुरू हो जाएगी। इससे इस इलाके के टूरिज्म पर असर पड़ेगा और आतंकवादी यही चाहते हैं कि कश्मीर के टूरिज्म पर चोट की जाए। ऐसे हमलों से टूरिस्ट के मन में डर बैठ जाता है। इसके अलावा अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रा के मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से इसकी सुरक्षा बंदोबस्त और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की जा रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा 38 दिनों की होने वाली है, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली ये यात्रा सुरक्षा के मद्देनजर काफी संवेदनशील होती है। इस पर हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। जिस जगह ये टेरर अटैक हुआ उसी जगह से ये यात्रा शुरू होती है। पहलगाम के बेस कैंप से ये अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ऐसे में पहलगाम में हमला करके आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी धमकी दी है।